दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता जा रहा है और दिलचस्प मोड़ पर इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में अलग अलग तरह से ध्रुवीकरण की कोशिशें हो रही है। सांप्रदायिक आधार पर बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और इसके साथ साथ सामुदायिक आधार पर भी। और इन तमाम कोशिशों के बीच भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीमाओं का ज्ञान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को यह लग गया है कि उसे जो कुछ भी महाराष्ट्र में करना है अपने बूते ही करना है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी का एक मजबूत गठबंधन जिसमें शरद पवार की पार्टी एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हो या कांग्रेस पार्टी हो, उनके बीच परस्पर विश्वास का गठबंधन साफ दिख रहा है। वोटों का म्यूचुअल ट्रांसफर जैसे लोकसभा में हुआ उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से विधानसभा में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखें महायुति के अंदर, तो एकनाथ शिंदे की पार्टी क्या कर रही है, वहां कितने बागी खड़े हैं, उनके पास वोट कितने हैं, और अजीत पवार की पार्टी क्या कर रही है। ये सब का सब अब लोगों को दिखाई देने लगा है कि वहां पर गठबंधन के अंदर परस्पर विश्वास की कमी है। और जब गठबंधन के अंदर विश्वास की कमी है, दोनों सहयोगी दलों का वोट बैंक कहां है यह साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। उस परिस्थिति में 288 सदस्यों की महाराष्ट्र विधानसभा में 145 का आंकड़ा कैसे पूरा होगा, या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो 145 के आंकड़े तक पहुंचने से महाविकास आघाड़ी को रोका जा सकेगा या नहीं रोका जा सकेगा, इसको लेकर बीजेपी ने अब करीब करीब एकला चलो रे जैसी रणनीति बना ली है। अब एकला चलो रे क्यों? एकला चलो रे की बात तभी होती है जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि टेल एंडर के साथ जब बैटिंग करनी होती है किसी एस्टेब्लिश बैट्समैन को, तो फिर वो क्या करता है, ओवर की आखिरी गेंद पर रन लेकर अगले ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश करता है, क्योंकि सामने वाले पे उसे भरोसा नहीं होता। वही स्थिति बीजेपी की है, लेकिन उसकी लिमिटेशन से ही है, उसका दायरा इतना सीमित है कि 288 सदस्यों की विधानसभा में 140 सीटों पर वो लड़ ही नहीं रही है। 148 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और सबसे पहला लक्ष्य उसके सामने यही है कि जब एक मजबूत गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो वहां पर 148 में एक बार फिर 2014 और 2019 की तरह 100 के आंकड़े को कैसे छुआ जाए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 122 का आंकड़ा छुआ था, लेकिन याद रखिए वो चुनाव चतुष्कोणीय था, चारों पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 106 का आंकड़ा छुआ, 16 सीटों का नुकसान उसे हुआ, और उन 16 में 15 सीटों का नुकसान तो विदर्भ में ही हो गया, बाकी इलाकों में नुकसान बड़ा नहीं हुआ, नहीं के बराबर हुआ। लेकिन इन सब से आगे जाकर के देखें तो असली लड़ाई वो लड़ रही है सिर्फ 2 इलाकों में, क्योंकि 100 सीटों तक बीजेपी को पहुंचने के लिए यह बात बखूबी पता है कि 2 इलाकों में अपनी मजबूत किलेबंदी करनी होगी। वो इलाका कौन सा है? एक बीजेपी का गढ़ माना जाने वाला, जो कांग्रेस का भी गढ़ हुआ करता है, वो है विदर्भ का इलाका, और दूसरा इलाका है मुंबई महानगर प्लस कोंकण का इलाका। विदर्भ में 62 सीटें हैं और मुंबई प्लस कोंकण मिलाकर 75 सीटें हैं, यानी इन 137 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो अपने गठबंधन के साथ 80 के आंकड़े को पार करे। लेकिन क्या यह संभव है? बहुत सारे किंतु परंतु हैं। पहला किंतु परंतु तो वोटों के लेवल पर है, और जब हम वोटों के लेवल पर बात शुरू करते हैं तो अक्सर हमारे दर्शक भी कमेंट बॉक्स में आकर ये कहते हैं कि हरियाणा में भी तो कागज पर गठबंधन मजबूत था, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में एक बड़ा फर्क है। हरियाणा का फर्क हमारी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। हरियाणा में जाट प्लस मुसलमान का वोट 32% था, और उसके खिलाफ 68% की एकजुटता कराने में बीजेपी 40 तक पहुंच गई, 40% वोट तक। कांग्रेस भी करीब 40 तक पहुंची, लेकिन सत्ता अंत तक बीजेपी के हाथ लगी। महाराष्ट्र में स्थिति यह है कि मराठा प्लस मुस्लिम, जो डोमिनेंट कम्युनिटी महाराष्ट्र में मराठा है, वो मराठा प्लस मुस्लिम का वोट 45% है, यानी हरियाणा से 13% ज्यादा वोट वहां पर है। और भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ
कि 42% वोट पाने वाला कभी विधानसभा चुनाव हार गया हो। आज तक नहीं हुआ कि जिसे 42% वोट आए वो चुनाव हार गया हो। महाराष्ट्र में 45% से शुरू ही हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति थोड़ी अलग इसलिए है, थोड़े चिंता का विषय महाविकास आघाड़ी के लिए इसलिए वहां खड़ा होता है क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा मुस्लिम गठबंधन के खिलाफ ओबीसी वर्ग की एकजुटता पर पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी है। छोटी छोटी जनसंख्या वाली जातियों का सम्मेलन अंदर खाने बीजेपी कर रही है, उनके वोटों को जुटाने की कोशिश कर रही है और वो कोशिश उसे पता है कि 32 के खिलाफ हरियाणा में जो 68 की एकजुटता में उसे काफी हद तक कामयाबी मिली, महाराष्ट्र में वो कामयाबी मिलने की संभावना बेहद कम है। महाराष्ट्र में बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट को भी देखें तो 46 ओबीसी को टिकट दिया है। जी हां, महायुति की बात नहीं कर रहा, महाविकास आघाड़ी की बात नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी जिन 148 सीटों पर लड़ रही है उनकी बात कर रहा हूं। 46 ओबीसी को बीजेपी ने टिकट दिया तो 44 मराठा समुदाय से टिकट दिया है, यानी मराठा समुदाय में भी विभाजन किया जाए। लेकिन क्या यह संभव है? क्योंकि बीजेपी के ज्यादातर मराठा उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी मराठा उम्मीदवार हैं। तो ये एक अलग परिस्थिति बीजेपी के लिए विकट होती जा रही है। दूसरा, ओबीसी वर्ग की एकजुटता में चाहे वो जितनी भी कोशिशें करे, शरद पवार का अपना एक प्रभाव है। बाल ठाकरे का जो वोट बैंक था उसमें ओबीसी एक मेजर कंपोनेंट हुआ करते थे, ठीक ठाक हिस्सा उन्हें मिलता था और उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति की लहर है। उनकी रैलियों में होने वाली भीड़, जहां वो खड़े हो जाएं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। यह स्थिति उद्धव ठाकरे के लिए दिखाई दे रही है। तो इस परिस्थिति में ओबीसी एकजुटता वो कितना करा पाएगी, ये एक अलग सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी का वोट बैंक जो गिरता गया और उस वोट बैंक की शिफ्टिंग महाविकास आघाड़ी के पक्ष में होती गई, उस शिफ्टिंग को बीजेपी कैसे रोक पाएगी? क्योंकि इस चुनाव में होता हुआ दिख नहीं रहा है। इस चुनाव में दलित वोटों में कौन किधर जाएगा, कितना जाएगा, इस सवाल से बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को जो वोट मिलते थे पहले और जो बहुत बड़ा डिक्लाइन, बहुत बड़ी गिरावट उनके वोट बैंक में हुई, वो सीधे सीधे जो महाविकास आघाड़ी की तरफ जा रही है, उसके रोकने का कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा। अब पूरी कोशिश बीजेपी की किस पर है? आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना स्कीम की नकल की गई और 60-70 हजार हर विधानसभा सीट के वोटर्स को टारगेट किया गया। उन्हें आर्थिक रूप से कुछ पैसे भी दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो पैसे बढ़ाए भी जाएंगे। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम 3000 तक आके देंगे, वो और ज्यादा पैसे देने की बात कर रही है। तो ये सारी चीजें अपने स्तर पर है कि लाभार्थी बनाए जा रहे हैं। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि मुंबई और कोंकण इलाके में जो 75 सीटें हैं, बाल ठाकरे की पार्टी यानी उनकी विरासत जो उद्धव ठाकरे के पास है, उनका भी अपना असर है। शरद पवार की पार्टी भी बहुत अच्छा कर रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेगी कोंकण इलाके में। कांग्रेस पार्टी का भी मुंबई में ठीक ठाक दखल रहा है। और ये तीनों पार्टियां जब एकजुट है तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहां 75 में 50 सीटें निकाल पाएगी, 45 सीटें भी निकाल पाएगी? हालात तो ये बता रहे हैं कि यहां 25 या 30 सीटों तक पहुंचना बीजेपी के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। अब जरा बात करें विदर्भ की, तो विदर्भ की बात करने पर यहां साफ साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे की राजनीतिक ताकत जहां विदर्भ के इलाके में जितनी थी उससे ज्यादा सीटें उन्हें दे दी। कांग्रेस बनाम भाजपा का मुकाबला 36 सीटों पर ही हो रहा है, 62 में 36 पर। और भारतीय जनता पार्टी जो 44 सीट 2014 में जीती थी, 15 का नुकसान झेल करके भी वो 29 सीटों पर आई। इस बार यदि 3 अंकों में महाराष्ट्र की विधानसभा में बीजेपी को पहुंचना है तो विदर्भ में कम से कम 40 सीटों की जरूरत होगी। विदर्भ में उद्धव ठाकरे की पार्टी का जनाधार भले ही कम है, लेकिन उद्धव ठाकरे का चेहरा विदर्भ में मुख्यमंत्री बनने के बाद और जिस अंदाज में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया उसके बाद वहां भी बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। और कांग्रेस को इसका बखूबी अंदाजा था कि उद्धव ठाकरे का चेहरा यदि लगाना है तो उनकी पार्टी को सीटें देनी होगी। यानी एक तरफ मुंबई और शहरी इलाकों में जहां उत्तर भारतीय, गुजराती
उनकी ठीक ठाक जनसंख्या है, ठीक ठाक वोटर्स है वहां पर कहीं ना कहीं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश, दूसरी तरफ सोशल वेलफेयर स्कीम के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश, तीसरी तरफ ओबीसी वर्ग के बड़े स्तर पर पोलराइजेशन, उनका एक काउंटर पोलराइजेशन मराठा मुस्लिम गठबंधन के खिलाफ करने की कोशिश। इन 3 स्तरों पर जो कोशिश है, ये 3 स्तरों की कोशिशें क्या बीजेपी को 3 अंकों तक ले जाएंगी? सवाल बहुत बड़ा है। 145 का बहुमत का आंकड़ा बीजेपी बखूबी जानती है कि एकनाथ शिंदे गुट और शरद पवार गुट यानी एनसीपी और शिवसेना, इन दोनों को मिलाकर कुल सीटें 30 से 50 रहने का अनुमान बीजेपी के आंतरिक सर्वे की जो लोग चर्चा करते हैं उसमें बताया जाता है। तो जब ये 30 से 50 के बीच अटकेंगे, कुछ निर्दलीय वगैरह भी आएंगे, तो स्वाभाविक है सत्ता के लिए बीजेपी को पिछला प्रदर्शन दोहराना होगा, 100 के आंकड़े को हर हाल में पार करना होगा। और 100 के आंकड़े को पार करने के लिए उनके लिए यही 137 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब महत्वपूर्ण कैसे हो जाती हैं? महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए 48 लोकसभा सीटों वाला राज्य बहुत ज्यादा राजनीतिक अहमियत रखता है, दिल्ली की सत्ता की स्थिरता के लिए भी अहमियत रखता है। और बीजेपी को बखूबी पता है कि चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर महाराष्ट्र हो या खानदेश का इलाका हो, यहां पर बहुत ज्यादा चुनावी सफलता उसे नहीं मिलनी है। यहां छिटपुट सीटों के सहारे बीजेपी कुछ हासिल कर सकती है, जलगांव वगैरह में कुछ सीटें वो हासिल कर सकती है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी इसकी गुंजाइश न के बराबर है। तो विदर्भ का इलाका और वेस्टर्न इलाका जो कोंकण का और मुंबई का इलाका है, 75 सीटें वहां कुल मिलाकर है और विदर्भ में 62 सीटें, इन पर फोकस है बीजेपी का। रही बात एनसीपी की, शरद पवार गुट की, रही बात उद्धव ठाकरे की और रही बात कांग्रेस पार्टी की, अगर इन तीनों की साझा स्ट्रेटजी देखें तो इन तीनों का फोकस कहां है? इन तीनों का फोकस मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ, इसमें तो है ही। कोंकण में शरद पवार की पार्टी ने अपनी पहुंच बढ़ा दी है। मुंबई महानगर में उद्धव ठाकरे के करिश्मे पर भरोसा है, कांग्रेस के भी ठीक ठाक वोट बैंक को साथ जोड़ने पर भरोसा है। और इन सब से आगे जाकर देखें तो जहां महायुति लैग कर रही है, जहां महायुति को दिक्कतें आ रही है, वहां पर महाविकास आघाड़ी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। दिक्कतें कैसे? वोट बैंक बीजेपी के पास है, मैंने पहले ही बताया, वोट बैंक बीजेपी के पास है। वहां एकनाथ शिंदे एक टूटे हुए धड़े को साथ लेकर आए थे, अजीत पवार एक टूटे हुए धड़े को साथ लेकर आए थे, और ये सब जब एक साथ सामने आ रहा है तो बीजेपी के सहारे, उनके वोट बैंक के सहारे अपनी सीटें निकालना चाहते हैं। ठाणे की 1-2 सीटें यदि छोड़ दी जाए तो कहां एकनाथ शिंदे का जनाधार है? अजीत पवार अपने गढ़ बारामती में ही घिर गए हैं, पारिवारिक विवाद में घिर गए हैं, कहां उनके पास वोट बैंक है? मराठा वोट बैंक पर उनकी दावेदारी थी, लेकिन जहां सीनियर पवार मौजूद है वहां उन्हें कौन पूछता है? एकनाथ शिंदे की दावेदारी भी एक मराठा चेहरे के सहारे मराठा वोट बैंक पर ही है। लेकिन बात घूम फिर कर वही आती है कि जहां पर कुणबी मराठा के बीच नाना पटोले मौजूद है और जहां पर सीनियर पवार पूरे मराठा समुदाय के बीच मौजूद है, फिर वहां एकनाथ शिंदे को कौन पूछता है? और इसी के अगेंस्ट जो काउंटर पोलराइजेशन ओबीसी का कराने की कोशिश है, उसमें साफ साफ बीजेपी को लग रहा है कि पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र, इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश सिर्फ इन्हीं इलाकों में है, मुंबई प्लस कोंकण प्लस विदर्भ। और इसी गुंजाइश को बढ़ाने के लिए तमाम तरह से, चाहे योगी आदित्यनाथ लाए जाए, चाहे नरेंद्र मोदी जाकर बयान दे, भले ही इन दोनों के बयानों पर अजीत पवार को आपत्ति हो, चाहे अडानी का नाम अजीत पवार इंटरव्यू में लेकर के माहौल को अलग तरीके से बनाने की कोशिश करें, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि एक गठबंधन के अंदर मतैक्य नहीं है, एकता नहीं है। और जब एकता नहीं है तो महाविकास आघाड़ी तैयार खड़ी है, लेकिन लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है। आसान कैसे नहीं है? लोकसभा चुनाव को आप देखें, लोकसभा चुनाव में 42% के ऊपर दोनों गठबंधन थे,
1%, 1.2% के करीब वोटों का अंतर था महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच। केवल 1.25% वोट ज्यादा मिले थे महाविकास आघाड़ी को, लेकिन सीटों का अंतर कितना था? 12 सीटों का अंतर पैदा हो गया। 12 सीटों का अंतर, 30 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत गई, वहीं 17-18 सीटों पर संतोष करना पड़ा महायुति को। तो 1% वोटों का अंतर जब इतना बड़ा अंतर पैदा कर सकता है, इसी वजह से इस 1% वोटों के अंतर को पाटने के लिए ये लाडली बहना स्कीम का एक नया वर्जन महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया, मध्य प्रदेश वाली स्कीम का। और इससे साफ उम्मीद महाविकास आघाड़ी को यह है कि वोटिंग प्रतिशत को बढ़ा के 4 से 5% ज्यादा कराया जाए। लोकसभा चुनाव में जितनी वोटिंग हुई उससे 4 से 5% ज्यादा वोटिंग कराई जाए, क्योंकि बिना ज्यादा वोटिंग कराए, कम वोटिंग की सूरत में ये आगे नहीं बढ़ सकते। ज्यादा वोटिंग नहीं कराएंगे तो दिक्कतें होंगी। आखिर कारण क्या था कि 13 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव नहीं रखा गया? असली कारण मैं बताता हूं क्या है। असली कारण यह है कि 7-8 नवंबर को उत्तर भारत में छठ पर्व था, सूर्य देवता का पर्व, और 13 नवंबर तक उत्तर भारतीय लौटकर मुंबई आ जाएंगे, इसकी गुंजाइश बेहद कम थी। तो उत्तर भारतीय के वोटों के सहारे जो महानगरीय इलाकों में, खासकर पुणे, मुंबई और पूरब की बात करें तो चंद्रपुर के इलाके में जो उत्तर भारतीय समाज है, जिसमें ज्यादातर लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं और छठ पर्व के मौके पर अपने घर आ जाते हैं, यानी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, वो 13 नवंबर तक समय पर नहीं लौट पाते, तो महाराष्ट्र में इनकी बची खुची संभावनाएं भी निरस्त हो जाती। अब इसमें एक सबसे बड़ा पेच ये है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। कांग्रेस और भाजपा के बीच 75 सीटों पर लड़ाई है, और इन 75 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश 50 तक पहुंचने की है, तो कांग्रेस पार्टी की कोशिश भी 50 तक पहुंचने की है। कांग्रेस पार्टी अगर यहां 50 तक पहुंच गई, इसका सीधा मतलब हो गया कि महाराष्ट्र की सत्ता की लड़ाई खत्म, महाविकास आघाड़ी एक तरफा सत्ता में आ गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि यहां 25 या 25 के नीचे रुक गई, भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई में यदि वो 75 में 25 के नीचे या 25 तक रुक गई, तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के आंकड़े तक पहुंचने का सपना देखने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के लिए लड़ रही है, महाविकास आघाड़ी 145 के आंकड़े से बहुत आगे जाने के लिए लड़ रहा है ताकि कोई खेला ना होने पाए, और शिंदे गुट और अजीत पवार गुट ये दोनों अपने अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। यानी कोई सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है और अपने ही गठबंधन में मुकाबला कर रहा है। केसरकर वाले मुद्दे पर जो फडणवीस का कथित ऑडियो वायरल हुआ है वो भी आपने देखा होगा। और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी अपने लिए सत्ता की संभावनाओं से ज्यादा एक बहुत बड़े बहुमत के लिए लड़ती हुई दिखाई दे रही है। स्वाभाविक है, कोई गठबंधन यदि 45% वोटों से टेक ऑफ ही करेगा तो वो कोशिश करेगा कि उसे 55% वोट आए, और 55% वोट का नतीजा पता है क्या होता है? 50% ही वोट यदि किसी को आता है, उसका नतीजा क्या होता है? 50% वोटों का मतलब होता है कि कोई भी गठबंधन 3/4 वोटों के करीब, सीटों के करीब पहुंच गया। 50% वोट आएगा, यह सवाल है, महाविकास आघाड़ी ला पाएगी, और काउंटर पोलराइजेशन कितना काम कर पाएगा, यह भी एक सवाल है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है वो विक्ट्री मार्जिन का है, और जीतने के, वो विनिंग कैंडिडेट के वोटों के प्रतिशत का है। अगर आप वोटों के प्रतिशत को देखें और विक्ट्री मार्जिन को देखें, जीत के अंतर को, तो 11.8% जीत का अंतर था, औसत अंतर, एवरेज जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस 2009 में 11.8 था। फिर 14 का चुनाव हुआ, 11 से थोड़ा बढ़ गया, फिर 19 का चुनाव आया, थोड़ा और बढ़ गया और वो 15% को पार कर गया। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 15% को पार कर गया। अगर मार्जिन 15% या उससे ऊपर बनी रही, औसत मार्जिन 15% वोट या उससे ऊपर बना रहा, तो तय मानिए कि महाविकास आघाड़ी 200 के ऊपर चली जाएगी। लेकिन औसत विक्ट्री मार्जिन यदि 10%, 11% के आसपास आके रुकती है, तो 140 से 160 के बीच में संघर्ष दोनों गठबंधनों को करना होगा। इसका सीधा मतलब होगा कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों के आसपास पहुंचने के लिए
जद्दोजहद करने में सफल लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। 100 सीटों तक के आसपास तक पहुंचने में उसे जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है। ये 5% का अंतर मैंने इसलिए बताया। 2009 की बात करें, जब आमने सामने की लड़ाई थी, उसकी तुलना में तकरीबन 7-8% ज्यादा वोट मिले थे जीतने वाले कैंडिडेट को 2019 में। 2019 में जीतने वाले कैंडिडेट को 49.1% वोट औसतन मिले थे हर सीट पर। स्वाभाविक है, 15% के अंतर का मतलब क्या हुआ कि 49% वोट यदि जीतने वाले को औसतन मिले तो 34% वोट उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को मिले। 15% का जो अंतर, 28,000 से ऊपर वोटों का जो अंतर 2019 में था, और वो तब था जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, वो तब था जब शिवसेना टूटी नहीं थी, वो तब था जो शरद पवार की पार्टी भी टूटी नहीं थी। लेकिन शिवसेना का थोड़ा बहुत वोट तो टूटा, शरद पवार की पार्टी का वोट नहीं टूटा, वो शरद पवार के साथ ही रहा। शिवसेना का भी वोट पूरी तरह से उनके साथ रहा। और तो और मुंबई से लेकर पूरब तक की बात करें तो लोकसभा चुनाव का ही डेटा साफ साफ दिखाता है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को शिवसेना को वोट देने में, उद्धव ठाकरे को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो स्वीकार कर ले रहे हैं उन्हें। लेकिन इसके ठीक उलट देखें, क्या भारतीय जनता पार्टी का वोटर शिंदे गुट को वोट देने के लिए तैयार है? किस सीमा तक तैयार है? अजीत पवार की सीटों पर तो लोग ये पूछ रहे हैं कि इनका अपना वोट कहां है कि बीजेपी का वोटर इनके साथ जाकर के विनिंग कॉम्बिनेशन बनाए। ये सब सवाल जब खड़े हो रहे हैं तो एक ही बात सामने आती है, कांग्रेस पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी को आमने सामने की लड़ाई में 75 में 50 सीटें जीत करके रोक देगी? और भारतीय जनता पार्टी जिसे खुद लग रहा है कि खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना है, तो कुआं खोदना और पानी पीना, इन दोनों कामों को करते हुए भारतीय जनता पार्टी क्या 3 अंकों में यानी 100 सीटों तक खुद को पहुंचा पाएगी? यक्ष प्रश्न है। यही असली काबिलियत शरद पवार और उद्धव ठाकरे की देखी जानी है, और यही कांग्रेस पार्टी की भी ताकत देखी जानी है। तो देखते रहिए कौन कितने पानी में है। फिलहाल की परिस्थिति महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हल्की सी झुकी हुई जरूर दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। और इस बात को अगर थोड़ी सी भी मुगालते में रहने की स्थिति में शरद पवार और उद्धव ठाकरे आ गए, कांग्रेस पार्टी आ गई, तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।